नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अंजू जी। विनोद जी, हरियाणा में जिस तरह की ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है, ताज्जुब की बात यह है कि एक भी एग्जिट पोल सटीक नहीं बैठा, कोई भी अंडर करंट को पकड़ नहीं पाया। इस बारे में हमने उस दिन भी बात की थी जब एग्जिट पोल हुए थे। बिल्कुल अंजू जी, देखिए उस दिन भी मैंने आपसे जो बात कही थी कि ये लोग जो सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं, इनका जो तरीका है न वो न कभी ये लोग कहाँ करते हैं वो पता लगा है। तो मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल एकदम अनसाइंटिफिक चीज है, और मुझे लग रहा है कि पिछले कई चुनाव के बाद अब इनकी क्रेडिबिलिटी, जो ये लोग सेफोलॉजिस्ट सर्वे करते हैं, वो अपने सबसे निचले स्तर पर है। लगातार एक के बाद एक वो फेल हो रहे हैं। कुछ भी नहीं करके कुछ भी कहीं नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत एरर लिखिए तो पूरा का पूरा औंधे मुंह गिर गया। तो उसका दूसरा कारण यह है कि इसमें ज्यादातर लोग जो है वो किताबें पढ़कर आ गए हैं, और जर्नलिज्म या जो लोगों के बीच या लोगों के मूड को समझना अनुभव से ज्यादा आता है। आप उसको अनुभव से समझिएगा, या वोट कैसे जाएगा या कास्ट का इक्वेशन किस तरह से होगा, उसको आप किताबों से नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारी चीजें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि जो इंडियन सेफोलॉजी है, या जो भारत में जो लोग एग्जिट पोल करते हैं, वो ज्यादातर एकेडमिक्स जैसा पढ़ के आते हैं, और उसके बाद उसको ग्राउंड में रेप्लिकेट करने की, या उन्हीं प्रिंसिपल, या ये कह लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें डाल करके उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये बड़ा कारण है उनकी असफलता का। पर सर, ये जो चुनाव के नतीजे थे, जहां पर तीसरी बार लगातार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं सर। मैं आपको इस तरफ ले जाना चाह रही हूं कि अगर हम मुसलमान उम्मीदवारों की बात करें, बीजेपी ने इस चुनाव में जम्मू कश्मीर में 26 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे थे और 2 को हरियाणा में टिकट दिया था, और ये सबके सब हार गए। और ताजुब की बात यह कि जो 2 लोग हरियाणा में हारे हैं, वहां पर तो 80% मुस्लिम वोट था, लेकिन फिर भी वो हारे। इसका मतलब ये है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करते। ये तो अब स्टेब्लिश्ड होता जा रहा है। मतलब पहले इस तरह की बातें होती थी कि बीजेपी जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, कम देती है, और उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, मिनिस्ट्री में प्रतिनिधित्व नहीं है। आप इसका पूरा पुराना उठा करके देख लीजिए। मतलब मैं तो लंबे समय से, जब सिकंदर बख्त और दूसरे जो भोपाल के थे, मुझे जवान पर उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो चुनाव लड़ते थे, तो उनको भी चुनाव जीतने के लिए हमेशा हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी की जरूरत होती थी। सिकंदर वक्त नई दिल्ली से चुनाव लड़के जीतते थे। जो दूसरे सिकंदर वक्त के साथ थे वो भोपाल से चुनाव लड़ते थे। दूसरी तरफ अगर बाद के 2 लोगों की बात कीजिए, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन का, तो शहनवाज हुसैन एक बार जीतते हैं किशनगंज से, और मुख्तार अब्बास नकवी एक बार जीतते हैं रामपुर से। उसके बाद चुनाव जीतने के लिए भागलपुर का सहारा लेना पड़ता है, और मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का से संसद में जाना पड़ता है। चुनाव वो नहीं जीत पाते, उनको लगातार टिकट दिया जाता है। और उतना ही नहीं, जब वहां से किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव प्रचार दिया जाता है, और उसी रामपुर सीट से हिंदू कैंडिडेट जीत के आता है, और उन्हीं सीटों पर, जिन जगहों पर जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी या बाकी नेताओं का घर होता है, वहां के बूथ पर कहने के लिए 100 लोग हैं, और उसमें 2 लोगों का वोट नहीं पड़ता है। उसके अलावा आप दूसरा ये ध्यान रखिए, अभी इस पूरे पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ये कहा जा रहा है, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है कि जिन गांवों को 300, 150, 400 घर दिए गए पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हिसाब से, उन्होंने ये कहा कि हम घर तो ले लेंगे लेकिन हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। महिलाएं खुलकर कहती हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बताइए। की, हाँ। अब आप ये बताइए कि पिछले 70 साल में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, क्यों नहीं राशन। तो कहने का मतलब ये है कि वो सरकार की जिम्मेदारी है, और वोट देना हमारी जिम्मेदारी है बीजेपी के खिलाफ। तो ये तो तय है कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा।
तो हरियाणा में तो आप ये देखिए कि जो कैंडिडेट है हाईएस्ट नंबर 98,000 से हम्म, जीत के आया है, एक कैंडिडेट। मामन खान, दूसरा, कांग्रेस का हाँ मामन खान, हाँ, फिरोजपुर झिरकी से। फिरोजपुर जिरका से। और ये मामन खान ही जो है, इसी ने विवादास्पद बयान भी दिया था, और ये ये नूर दंगों विवादास्पद। का आरोपी है सर, जेल जाकर आया है। हाँ हाँ हाँ, जेल जेल जाकर आया है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति दंगों का आरोपी है, उसको उसकी विक्ट्री मार्जिन 90,000 से ऊपर है। तो ये जब आप इस माइंडसेट से कीजिए, और तब जब हरियाणा में 7% मुस्लिम भी नहीं है, 7% के आसपास है, लेकिन जहां पर हैं वहां पर वो एक साथ है। वो जहां भी है, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे, तो ये भ्रम धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बीजेपी का भी टूट रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आप बटिएगा अगर आप जाएंगे, बचेंगे तो दूसरे वाले महफिल सजाएंगे। हाँ दूसरे वाले महफिल सजाएंगे, उसका सीधे से मतलब ये है कि आपको एकजुट रहना पड़ेगा, आपको एक साथ वोट करना पड़ेगा, और ये जो जाति की वाली पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को दरकिनार करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सर एक चीज और है कि मतलब ये जो मामन खान था, इसके खिलाफ तो नसीम अहमद को बीजेपी ने उतारा था, मुस्लिम कैंडिडेट ही था, लेकिन उसको तो 30,000 के आसपास वोट मिले। अगर वैसे वोट नहीं होते तो आप सोचिए 98,441 वोट मामन खान को काय को मिल जाता। उसको वोट जिस तरह से मिला है, उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है ना कि एकजुट होकर वोट जिहाद करते हुए मुसलमानों ने वोट किया है। वोट जिहाद तो जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उसकी उसकी कॉल दी गई सलमान खुर्शीद की भतीजी ने जो बयान दिया था, उसके बाद से वो ग्राउंड पर उसको उतारा गया, और मुसलमानों ने एक मुश्त 98% तक वोट किया है INDI अलायंस को। और वो, और थोड़ा दलित वोटों का कंफ्यूजन, खैर उस पर नहीं जाते हैं। वैसा ही जो उसकी वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वो वोट जिहाद की बात अब बाकी नेता भी करने लगे हैं। पहले भी मुसलमान जो है वो वोट करता था, और वो सामान्यतः होता है था कि आखिरी शुक्रवार को जो आदेश आ जाया करता था, उसी आदेश के आधार पर वोटिंग हो जाती थी। अब उसको और मजबूत कर दिया गया है। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने बोल दिया वहां पर, शायद वो सुन के आई होंगी कहीं, और इसको रिवील ना करने का वो रहा होगा, लेकिन शायद वो भावावेश में बोल गई। लेकिन ये जो वोट जिहाद का मसला है ना, ये सबके माइंड सेट में, या सबको इसको इसको इसकी घुट्टी सबको पिला दी गई होती है पहले से ही, और ये उसी पर काम करते हैं। उन्होंने उसी उस पर काम किया, और और हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं, अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं, वहां देखेंगे, लेकिन ये उसी तरह से लागू होता है। कम से कम उत्तर प्रदेश में अभी हम लोकसभा में देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, और ये जो कल का चुनाव, कल जो रिजल्ट आए हैं, उसमें हम देख रहे हैं किस तरह से हुआ है ये। और ये नूह वाला इलाका, आप तीन के तीनों कैंडिडेट, जो नूह के तीनों कैंडिडेट है, तीनों का परिणाम देख लीजिए। पहला 30 से जीता है, दूसरा 90,000 से ऊपर जीता, एक और है उसका विक्ट्री मार्जिन नहीं ध्यान है, लेकिन वैसा ही। और वो एक तरफा, आप ये सोचिए कि बीजेपी को नहीं वोट दिया वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां बीजेपी और कांग्रेस ही थे, वहां और भी पार्टीज थी। वहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को जो हरा रहा था उसके तरफ जाता, और यही हर जगह होता है। सर अभी हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा इसलिए हो गया क्योंकि सबने बड़े ख्वाब सजा लिए थे। आप सोचिए कल सुबह 10 बजे के आसपास पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो जलेबियां भेज रहे थे पीएम मोदी को कि हम तो उनको जीत की जलेबी भेजेंगे। 12 बजे जैसे ही सारा खेल पलट गया तो कांग्रेस फिर से ईवीएम पर सवार हो गई कि ईवीएम में धांधली के चलते बीजेपी जीत गई। लेकिन पीएम मोदी ने कल शाम को जब बीजेपी मुख्यालय से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था इस जीत की धमक दूर दूर तक जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है उनका इशारा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव से, और साथ ही साथ विदेश में बैठकर राहुल गांधी जिस तरह का नैरेटिव घड़ते हैं उस तरफ भी वो इशारा कर रहे होंगे। देखिए अंजलि जी, इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज ये कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको या कह लीजिए गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं, ये सच्चाई से दे आर बेरेफ्ट ऑफ द रियलिटी। इनको सच्चाई से मतलब दे आर
फार फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। इनको सच्चाई का ना आभास है। इनको जो कह दिया जाता है आंख बंद करके, इनको कह दिया गया कि आप चुनाव जीत रहे हैं और ऐसा हो रहा है, राहुल जी चुनाव जिता रहे हैं, तो बस वो ब्लिंकर्स जैसे नहीं होता, ब्लिंकर्स ऑन कर दिए जाए तो घोड़ा एक दिशा में चलता रहता है, अगल बगल नहीं देखता। ये वैसे ही सोचते हैं। कह दिया गया कि राहुल जी चुनाव जिता रहे हैं तो बस ठीक है, चुनाव हम जीत रहे थे, और अगर हार गए तो इलेक्शन कमीशन ने दान ली थी। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है जो प्रधानमंत्री जी ने कल बात की, या हम आप भी जो पत्रकार के नाते समझ पाते हैं, इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट न केवल भारत में होगा बल्कि बाहर भी। भारत में क्या होगा? भारत में एक नैरेटिव दिया जा रहा था कि राहुल गांधी एक नए चाणक्य के रूप में उभर रहे हैं। एक ये नैरेटिव दिया जा रहा था कि नया चाणक्य है जो बीजेपी को डिमोलिश कर रहा है, एक के बाद एक। 240 को वो हार मानते हैं और 99 को जीत मानते हैं। तो एक तो ये नैरेटिव बस्ट हुआ। दूसरा ये कि नया चाणक्य उभर रहा है और मोदी की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, तो ये दूसरा मिथ बस्ट हुआ। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये दूसरा चुनाव ये जीत जाते तो इसका निश्चित तौर पर इम्पैक्ट आगे वाले चुनाव पर भी होता, शायद महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में। मैं दिल्ली और झारखंड मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज ही आपके चैनल पर बोल दे रहा हूं कि दिल्ली और उस पर इसका प्रभाव नहीं होता। अगर बीजेपी हरियाणा हारती तब भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें हैं, उनका चुनाव जीतना वो है, कांग्रेस दूर दूर चीन में नहीं है। तो बीजेपी के लिए संभावनाएं दिल्ली में काफी मजबूत है। अब झारखंड की बात है। झारखंड में भी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर चुनाव खराब होते तो वहां पर भी लगता कि चुनाव जीत जाएंगे जो अलायंस है कांग्रेस और INDIA वाला जो है। लेकिन वहां पर ट्राइबल वोट्स को लेकर के कहा जा रहा है कि क्योंकि 5 ट्राइबल सीट्स बीजेपी हार गई थी और उसके बाद अब चंपई सोरेन बीजेपी में आ गए हैं, और ये किया जा रहा है कि चंपई सोरेन आने के बाद जो सोरेन और बाकी ट्राइबल वोटर्स हैं वो आ जाएं बीजेपी की तरफ। लेकिन वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के अलावा और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार को लेकर के स्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी वहां भी आसानी से चुनाव जीत लेगी, इसका प्रभाव नहीं होता। अब महाराष्ट्र में क्यों होता? महाराष्ट्र में ये होता है कि फिर जो वहां चूंकि अलायंस कई सारे हैं, छोटे छोटे कई सारे अलायंस हैं, तो 3 इधर हैं 3 उधर, 6 प्लस उसके बाद दलितों का 2 दल है, उधर MIM है, तो ये मिलाकर के 8-10 दल हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में 3 पर मान लीजिए बीजेपी को सीट का बंटवारा है, तो जब हारने के बाद दबाव बढ़ता है, लेकिन बीजेपी नहीं मानती वाला, लेकिन एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता। लेकिन बीजेपी वहां पर बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दी है, और हरियाणा के चुनाव के बाद वो बहुत और मजबूती के साथ वहां पर चीजें ठीक होंगी। आपके कहने का मतलब ये है कि हरियाणा की जीत का जो PM मोदी कह रहे हैं कि दूर दूर तक असर होगा, वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी वो असर देखने को मिलेगा। वही मैं कह रहा हूं कि ये तीनों जगह, इन तीनों जगहों पर भारत में दिखेगा। अब मैं उस पे अगले उस पर आ कि 3 जगहों पर भारत में दिखता, लेकिन अब वो दूसरी तरफ दिखेगा। मतलब परसेप्शन बनता, परिणाम के रूप में नहीं दिखता, परसेप्शन बनाने की कोशिश करते, जो कांग्रेस हमेशा से उनके लोग करते रहे हैं। वो परसेप्शन अब दूसरे तरह का बनेगा। अब एक और परसेप्शन बनता है हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर, और दूसरा चाइना की तरफ। वो भी, वहां भी एक परसेप्शन बनाया जाता है कि ये सरकार कमजोर हो रही है, इसको दूसरे तरह से डील करना है। जम्मू कश्मीर के लोग बात करेंगे, उसकी मैसेजिंग ग्लोबली जाएगी कि हमने जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहतर ढंग से कराया, बिना किसी खून खराबे के कराया, जो पिछले 35 साल में इस तरह का चुनाव नहीं हुआ है, करा करके सब कुछ व्यवस्थित है, ऑब्जर्वर्स को बुलाया। तो ग्लोबली मैसेज ये देंगे कि हमारी डेमोक्रेसी, जिसके बारे में प्रश्न चिन्ह लोग लगाते रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा मिसप्लेस्ड है, कहीं से स्टैंड नहीं करता है, हमारी डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया से चल रही है। तो ये उसका ग्लोबल वो है। तो ये दोनों जगह मैसेजिंग हुई है। तो ये कहने के लिए एक छोटे से प्रदेश का चुनाव है, लेकिन ये ऐसे समय पर हुआ है और इस तरह से हुआ है कि इसकी मैसेजिंग बहुत ज्यादा है। मतलब कई बार होता है ना, किसी छोटे इवेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, तो ये उसी तरह का है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो कल बात कही है, ये उसी परिप्रेक्ष्य में कही है कि इसकी आवाज दूर तक जाएगी। अब सही कह रहे हैं, क्रॉस द बॉर्डर भी सबकी नजरें इस चुनाव पर लगी हुई थी,
क्योंकि राहुल गांधी 99 सीटें जीतने के बाद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। उनको लग रहा था वो जीत गए हैं, बीजेपी 240 सीटें जीत कर भी हार गई है। लगातार वो पर्सनल अटैक पीएम मोदी पर कर रहे थे सर, तो उसी का खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ा है। देखिए, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस का और विशेष रूप से गांधी परिवार का, उनको शायद वो इस माइंडसेट से अब तक नहीं निकल पाए हैं कि इस देश में उनके अलावा और कोई राज नहीं कर सकता, और अगर वो करता भी है तो वो गांधी परिवार से नीचे है, कमतर है। इस माइंडसेट से नहीं निकल पाए हैं। इस माइंडसेट से वो जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही बेहतर है। पर्सनल अटैक को वो करते हैं और उनके प्रवक्ता करते हैं, सब करते हैं। आप खेरा से लेकर के सुप्रिया श्रीनेत्र, खेरा, राहुल गांधी खुद, सारे के सारे प्रवक्ता न केवल बीजेपी पर आक्रमण करें, लेकिन प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। प्रधानमंत्री की संस्था पर अगर आप आक्रमण करते हैं तो आप मतलब अपने ऊपर भी आक्रमण करते हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है। अगर वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के तौर पर वो हमारा भी प्रधानमंत्री है और हर उस नागरिक का प्रधानमंत्री है जो इस देश का नागरिक, हर उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री है। तो आप अगर अपने प्रधानमंत्री को गाली गलौज करते हैं तो ये आप पर, आपके उस पर रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी सोच कैसी। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहेंगे, 5 साल तक उनको जनता ने बहुमत के आधार पर बनाया है, 5 साल तक हैं और 5 साल तक काम करेंगे। अगले चुनाव में जो जनता का आदेश होगा वो करेंगे। तो ये जो माइंडसेट है ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और अपने आप को सबसे बड़ा और दूसरे को कमतर आंकने का, वो कई बार अब लोगों को नहीं हजम होता है। इसलिए कि 70 साल पहले और अब में बहुत अंतर है। लोगों को एक्सपोजर हो गया है, लोग बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। यही कारण है कि उनके लिए मुश्किल आती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको प्रधानमंत्री पर गाली गलौज करनी चाहिए, व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए, भगवान राम को अपमानित नहीं करना चाहिए, मंदिर के बारे में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, मंदिर में कौन लोग जाते हैं, लड़की छेड़ने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, मंदिर के पूजा में नाच गाना हुआ, क्या हुआ, ये समझने के लिए मुझे लगता है कि वो इल इक्विप्ड है। गांधी परिवार इन सारी डिटेल्स को, इंटिक्रेसीज को समझने के लिए मेरी समझ से वो इल इक्विप्ड है। उनके पास इतने संसाधन नहीं की परिस्थितियों को समझ पाए। जी अंजू जी। सर, उनको वो कहते हैं ना, राहुल गांधी की इनर पोट्री जो उनको सिखा देती है वही होता है। वो जिस तरह की हरकतें करते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तो उसका खामियाजा तो कांग्रेस ने भुगता है। पर सर, उन्होंने तो विजय संकल्प यात्रा भी निकाली थी 3 दिन के लिए, और ताजुब की बात यह कि 12 विधानसभाओं में वो गए थे रैलियां करने के लिए, 8 में कांग्रेस हारी है। तो ये तो सीधे सीधे राहुल गांधी की हार है। मैं इसको मल्लिकार्जुन खड़गे की हार नहीं कहूंगी, राहुल गांधी की हार है। पूरा का पूरा चुनाव राहुल गांधी की हार है। इसको भी मैं कहिए तो 3-4 उसमें गिना देता हूं। देखिए, सबसे पहली हार तो ये कि आपने एक रीजनल सत्रप की बात को कंसीड किया। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उसने जिद किया कि वो 72 सीट टिकट चाहता है 90 में। आप उसको रोक नहीं पाए, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए कि उस प्रदेश के और नेता हैं जिनके समर्थकों को टिकट देना चाहिए। एक बात, भूपेंद्र हुड्डा, आप उनकी बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटों के अलावा जब ये केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया था कि आम आदमी पार्टी, ये सब जगह खबरें चल गई थी कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में जाएंगे, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया कि नहीं, हम अलायंस में नहीं जाएंगे। तो पार्टी की इतनी क्या, केंद्रीय नेतृत्व के पास क्या इस तरह का डर या उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने एक रीजनल सत्रप को कह पाए कि नहीं, जो केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है उसको मानना पड़ेगा। इसका दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री को पूरी की पूरी केंद्रीय नेतृत्व मनाती रह गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और अशोक गहलोत नहीं तैयार हुए। अब इस यहाँ के तीसरे मसले पर आता हूँ। चुनाव प्रचार में आखिरी 3 दिन केंद्रीय नेतृत्व नजर आया। चुनाव के पहले राहुल गांधी अमेरिका घूम रहे थे, प्रियंका गांधी कहाँ थी किसी को नहीं मालूम। चुनाव के पहले अगर केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में नहीं आ रहा है, और तब जब उस प्रदेश में जहां वो दो चुनाव पहले ही हार चुका है और तीसरे में भी
ऐसी स्थिति नहीं दिखी थी। लोकसभा में बराबर बराबर का मामला था, और अगर असेंबली सेगमेंट्स के हिसाब से भी देखें तो 44 असेंबली सेगमेंट्स तब भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, जो 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव। तो आप चुनाव के लिए आप नहीं पहुंचे, या आपको आने नहीं दिया गया, तो ये किसकी कमजोरी है? पांचवा, आपने आखिरी समय पे संकल्प यात्रा निकाली, उस विजय संकल्प यात्रा का उल्टा प्रभाव हुआ। सबको पता लग गया कि आप लगता है हारने वाले हैं। ये जर्क अटेम्प्ट था ये। अच्छा, उसके अलावा लड़कियां महिला पहलवान थी, उनके साथ अगर यौन उत्पीड़न का मसला था, कांग्रेस को इशू बनाना था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था, और जो भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है उसको सजा कठिनतम मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने उस व्यक्ति को, उस पहलवान को कांग्रेस में जाया, इसका मतलब ये कि इस पूरी प्रक्रिया को आप योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सारा का सारा मतलब इस तरह गिनाते जाएंगे आप, मसले पड़ जाएंगे। आपने शैलजा को निगलेक्ट किया, आपने और प्रदेश के बहुत सारे नेताओं को निगलेक्ट किया, आपने कास्ट पॉलिटिक्स में भी एक कास्ट पर सीमित किया, आपने दलितों को इग्नोर किया। तो ये सारे मसले, तो ये फेलियर सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व का है, राहुल गांधी का है। इसलिए कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे फैसले लेते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पार्लियामेंट में ये कहता है कि मैं यहाँ पर हूं तो सोनिया गांधी की कृपा से हूं। तो वो गांधी की कृपा से ही सारे निर्णय, सारे फैसले होते हैं। तो इसमें किसी और की जिम्मेदारी नहीं, ये सीधे सीधे इसका जिम्मा राहुल गांधी का है, गांधी परिवार का है। और चूंकि राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे व्यवस्था में लीड करते हैं, बिना उनसे पूछे कोई निर्णय नहीं होता है, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी। आपका ये प्रश्न निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। 2014 से लेकर अब तक तो पता नहीं कितने सारे चुनाव हैं जो राहुल गांधी का नाम लेकर लड़े गए हैं, लेकिन जब हारे हैं तो ठीकरा किसी और के सिर फोड़ दिया। अब तो लग रहा है कि ये हो सकता है इस मामले में भी कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही ले ले। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को लेकर बड़ी अजीबोगरीब टीका टिप्पणियां की हैं, लेकिन जनता सर, जनता के बीच में ना कहते हैं काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ आप एक बार बोल सकते हैं, बार बार झूठ नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात करके हिंदुओं को जातियों में बांटने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन फिर जनता जनार्दन सब देखती है सर कि आप विदेश में जाकर किस तरह से देश की छवि खराब करते हैं, आप कैसे देश के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। ये सारी बातें जनता देख रही थी, और इसीलिए कांग्रेस को इतनी करारी हार देखने को मिल रही है हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। सर, आपने समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।